दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए यार। आपके एक छोटे से सब्सक्राइब से और लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट होते हैं हमें बीमस नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो वहाँ पे कुछ जानवरों को सेल करने के लिए आया होता है और सभी गांव वालों से बोल रहा होता है कि जो इस बार मैं जानवर लेके आया हूँ वो दिमाग से थोड़े कमज़ोर है पर काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तभी हमें उन जानवरों को दिखाया जाता है। ये एलिफेंट जैसे दिखने वाले कुछ अजीब से जानवर होते हैं और इन्हें थोरीफेंट कहा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो को मोस्टली, उसे स्टेज पे फेंक दिया जाता है। सब शौक होते हैं कि ये जानवर बोल भी सकते हैं और सबसे वो बोलता है बीमस की यहाँ पे अगर जिसको भी बोली लगानी है वो लगा सकता है और इन जानवरों को खरीद सकता है। सब बोली लगाना शुरू कर देते हैं और मोस्टली अपनी माँ के पास चला जाता है। उससे पूछता है ये सब क्या हो रहा है, तो उसकी माँ रोने लग जाती है और कोई जवाब नहीं देती। फिर हमें बताया जाता है कि मोस्टली को किसी ने खरीद लिया और उसे पकड़ के ले जाते हैं और एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर हमें 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मोस्टली अब बड़ा हो गया है और उसकी अब शादी भी हो गई है। उसकी बीवी का नाम होता है बेरा और उसके एक 5 साल का बच्चा भी होता है जिसका नाम होता है रू। मोस्टली अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली का पेट भरना होता है और जो उसका मालिक होता है वो उसके ऊपर बहुत जुल्म करता है, उससे बहुत ज़्यादा काम करवाता है और वो मजबूरी में आके सारा काम करता है अपने परिवार का पेट भरने के लिए और अपने मालिक का जुल्म भी सहता है। बीमस भी लौट के दोबारा मोस्टली के घर पे आ रहा होता है और उसके पास भी एक थेरेपेंट होता है बूढ़ा सा जिसका नाम होता है टर्पन और उसकी सब इज्जत करते हैं मोस्टली की फैमिली वाले। फिर हमें बताया जाता है कि इस बार जो बीमस आया है मोस्टली के मालिक को एक ज़मीन बेचने के लिए आया। वो उस ज़मीन को बेचने के लिए मोस्टली के मालिक को बहुत मनाता है और उससे ये भी बोलता है कि तुम रू को बेच देना, उस ज़मीन के बदले में तुम्हें इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि तुम उस ज़मीन को आराम से खरीद सको। ये बात सुनने के बाद मोस्टली बोलता है अपने मालिक से कि वो ज़मीन तो बंजर है, तुम उस ज़मीन का क्या करोगे। तो उसका मालिक गुस्सा हो जाता है, उसके ऊपर भड़कने लग जाता है। इसलिए जब नाइट में घर आता है तो बेरा बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और वहाँ पे रू जिद करने लग जाता है कि मुझे सपने में एक जगह दिखाई देती तो हमें वहाँ पे एक बार चल के देखना चाहिए। पर उस टाइम पे मोस्टली बहुत थका हुआ होता है तो उससे मना कर देता है और बेरा बोलती है कि तुम्हें एक बार जाके देख लेना चाहिए, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। उसके बोलने पर वो दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि रू के आगे आगे कुछ फायर फ्लैश चल रही होती तो उनका पीछे करते करते चल रहा होता है, उसके पीछे मोस्टली भी चल रहा होता है और उनका पीछा करते करते वो एक जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे थोरीफेंट्स की पेंटिंग बनी हुई होती है। उसको देखने के बाद मोस्टली को याद आता है कि तरपन ने एक बार उसे बताया था कि पहले के ज़माने में जो थोरीफेंट्स हुआ करते थे वो अपने पैरों पे चला करते थे और अपने हाथों से काम किया करते थे। जब इंसानों और थोरीफेंट्स के बीच लड़ाई होने लगी तो थोरीफेंट्स वहाँ से निकल गए और वो वेस्ट में चले गए और वहाँ पे ही जाके वो रहने लग गए। फिर बचे हुए जो थोरीफेंट्स थे उनके ऊपर इंसानों ने राज कर लिया और वो उनके ऊपर जुल्म करने लगे, उनसे काम करवाने लगे बहुत ज़्यादा। हमें ये भी बताया जाता है कि सारे के सारे जो थोरीफेंट्स होते हैं ये सोचते हैं कि अपराइट्स आएंगे और इन्हें बचाएंगे। फिर हमें मोस्टली के घर का सीन दिखाया जाता है। मोस्टली अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम इन सब बातों से रू को दूर रखा करो और रू इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सैड हो जाता है। बेरा और मोस्टली को एक आवाज़ सुनाई देती है तो अपने घर के बाहर जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे बीमस और साइमन आपस में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे बीमस बोल रहा होता है कि जब बेरा को दूसरा बेबी हो जाएगा तो तुम उस टाइम पे रू को बेच सकते हो और उसे मना रहा होता है। तो साइमन इस बात को सुनने के बाद मान जाता है और वो बीमस से बोलता है कि ठीक है, जब उसका बच्चा हो जाएगा तो मैं उसे बेच दूंगा। ये बात सुनने के बाद बेरा बहुत सैड हो जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोस्टली एक खेत के अंदर हल चला रहा होता है पर उस खेत में हल नहीं चल पाता क्योंकि वो ज़मीन बहुत पथरीली होती है और हल टूट जाता है। ये चीज़ देखने के बाद साइमन बहुत गुस्सा होता है और उस मोस्टली को मारने लग जाता है, उसे डांटने लग जाता है। ये वही ज़मीन होती है जो बीमस ने साइमन को दी होती है। इस बात से मोस्टली पे बहुत गुस्सा हो जाता है और वो रू के पास आता है और रू से बोलता है मेरे जाने के बाद तुम अपनी माँ का ध्यान रखना, मैं अब अपराइट्स के पास जा रहा हूँ, अब हमें अपराइट्स ही बचा सकते हैं। और वहाँ से मोस्टली भागता हुआ एक जंगल की तरफ निकल जाता है और सब उसका पीछा करने लग जाते हैं पर वो किसी के हाथ नहीं आता। सब थक हार के वापस घर की तरफ आने लग जाते हैं और घर पे आने के बाद वो मोस्टली की पूरी फैमिली को एक रूम में बंद करके लॉक लगा देता है। वो बीमस बोलता है कि मैं किसी न किसी हंटर को ले आऊँगा जो मोस्टली को पकड़ के ले आए। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक हंटर आ चुका होता है अब, जिसका नाम होता है वॉरफील्ड और ये थोरीफेंट्स को हंट करने के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये चीज़ रू देख लेता है और वो समझता है कि उसके फादर की जान को खतरा है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर उसे थेरेपेंट रोक लेता है। थेरेपेंट रू को समझाने लग जाता है। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वॉरफील्ड जा रहा होता है पर वहीं पे बीमस को भी दिखाया जाता है जो अपने आदमियों को उसके पीछे पीछे भेज देता है
ताकि उन्हें मोस्टली दिखते उसे पकड़ के ले आए। फिर हमें एक ट्रैप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोस्टली एक ट्रैप में गिर गया होता है, और ये वही ट्रैप होता है जो वॉरफील्ड ने वहाँ पे बिछाया होता है। तो वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है पर उस नहीं निकल पाता वहाँ से। फिर वहाँ पे शैंक और ओली भी आ जाते हैं, जो गलती से शैंक वहाँ पे ट्रैप के अंदर गिर जाता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के मोस्टली उसके ऊपर उछलता है और उस ट्रैप से बाहर भाग जाता है, और वॉरफील्ड बहुत गुस्सा होता है। पर जब मोस्टली भाग रहा होता है तो एक झरना आता है, और झरने को जब पार कर रहा होता है तो उसका पैर फिसल जाता है, उस झरने के अंदर गिर जाता है, और ये चीज़ मोस्टली देख रहा होता है ऊपर से। नीचे गिरने के बाद फिर मोस्टली को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो एक केव के अंदर है जो वाटरफॉल के पीछे है, और फिर वो अंदर जाके देखता है तो ये कैसल की तरह होता है। फिर वो अंदर जाके चेक करता है तो उसे पता चलता है शायद यहाँ पे कोई है, तो वो उसका पीछा करने लग जाता है, और वहाँ जाके देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, पर उसे फिर भी फील होता है कि उसके पीछे शायद कोई है, तो वो पीछे पलट के देखता है, उस चीज़ का पीछा करने लग जाता है। तो वो एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पे उसे एक परछाई दिखाई देती है। फिर जब उस परछाई के पास जाके देखता है तो ये अपराइट्स होते हैं, तो वो अपराइट्स से जाके रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि हमारी जान बहुत खतरे में, तो हमें बचाओ, थेरीफेंस बहुत खतरे में, आप अपनी सेना लेके आओ और हमें बचाओ। उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करने लग जाता है। तो वो लोग बोलते हैं तुम्हें हमारे साथ हमारे शहर में चलना होगा, हम वहीं जाके तुम्हारी कोई हेल्प कर सकते हैं। तो मोस्टली भी कुछ सोचता है, फिर हाँ कर देता है उनके साथ चलने के लिए। फिर वो सब अपने सफ़र पे निकल जाते हैं, और चलते चलते अपराइट्स अपने हाथों का यूज़ बता रहे होते हैं कि इनसे हर काम करना कितना ईजी हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में वॉरफील्ड को दिखाया जाता है जो पहाड़ पे चल रहा होता है, और उसे वो केव भी मिल जाती है जिसके अंदर अपराइट्स जाते हैं, और सारे के सारे एक जंगल के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ रुकने के बाद अपराइट्स बताते हैं कि इस जंगल के बाद ही हमारा शहर है, और वहीं पे सारे के सारे अपराइट्स रहते हैं, और इस जंगल के अंदर एक गार्डियन रहता है, तो हमें वो कभी भी अंदर नहीं जाने देता क्योंकि हम इम्प्योर हैं। और यहाँ पे एक थोरीफेंस का ट्री है जिसे वो गार्डियन हमेशा गार्ड करता रहता है। उसके बाद मोस्टली सोचने लग जाता है हम कैसे जाएं इसके अंदर, तो उसे केव दिखाई देती है, तो वो बोलता है कि हम इस केव से इसके अंदर जा सकते हैं। तो वो सारे के सारे कुछ सोचते हैं, उसके बाद उस केव के अंदर जाने लग जाते हैं। और जैसे वो केव के अंदर जाने लग जाते हैं तो वहाँ के जितने भी ट्री होते हैं वो बड़े होने लग जाते हैं, उनकी जड़ें फैलने लग जाती हैं और वो नीचे आने लग जाते हैं। तो वो सारे के सारे जैसे तैसे बच के वहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर आ जाते हैं। फिर वो सब एक लंबे रास्ते से निकल जाते हैं और एक खंडर में रात गुजारने के लिए रुक जाते हैं। फिर हमें रूह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूह खेल रहा होता है, अपनी माँ की हेल्प भी कर रहा होता है और नए नए काम भी सीख रहा होता है। फिर हमें तारपेन को दिखाया जाता है जो रूह से बोलता है कि जब तक यहाँ पे मोस्टली नहीं आ जाता मैं यहीं रह के तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हारे साथ ही रुकूँगा। फिर हमें गैलन को दिखाया जाता है जिसे कुछ फायरफ्लाइज दिखती है तो उनका पीछे जाने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वॉरफील्ड भी आ चुका है उनका पीछा करते हुए। मोस्टली और सारे के सारे गैलन को रोकने के लिए जाते हैं, पर गैलन बोलता है इन फायरफ्लाइज पे भरोसा करो और मेरे साथ आओ। और वो मोस्टली से बोलता है कि अपना पाँव आगे बढ़ाओ, इनके ऊपर रखो। और जैसे वो नीचे गिरने लगते हैं तो फायरफ्लाइज उन्हें बचा लेती है और उन्हें ऊपर उड़ाने लग जाती है। उसके बाद वॉर्नी और डेवर भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं और वो भी कूद जाते हैं और फायरफ्लाइज उन्हें भी उड़ाने लग जाती है और इससे से वो रास्ता पार कर लेते हैं और वॉरफील्ड से भी बचते हुए वो अपनी सिटी के पास पहुंच जाते हैं। और इस सिटी को देखने के बाद मोस्टली बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे जितने भी थेरीपेंट है वो अपने पैरों पे चल सकते हैं, तो इंसानों से अपनी जंग लड़ सकता है, अपने परिवार को बचा सकता है। अपने परिवार की खुशी के लिए वो सोचते हुए वहाँ से जा रहा होता है, तब अचानक उसे शौक लग जाता है कि यहाँ पे जितने भी थेरीपेंट है वो सारे के सारे बूढ़े हैं, यहाँ पे कोई जवान क्यों नहीं है। मोस्टली सोचने लगता है कि इन बूढ़ों के साथ में कैसे जंग जीत पाऊँगा इंसानों से। तभी वहाँ पे गैलन आता है और उसे बताता है कि हमें हमारे ग्रेट ऑर्चिड ने श्राप दिया हुआ है कि हमें कोई भी बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए हमारी कोई भी यहाँ पे पीढ़ी नहीं है, हमारे बच्चे नहीं हैं और यहाँ पे सब बूढ़े बूढ़े हैं जो वहाँ से पहले बच के निकले हुए थे। तभी वहाँ पे मोशिल बोलता है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ अपने परिवार के पास। तो वहाँ पे गैलन बोलता है कि हम भी तुम्हारा परिवार है, तुम हमारे पास कुछ दिन रुक सकते हो और एक दिन रुक जाओ यहाँ पे, और तुम्हें रानी ने याद किया है। हमें मोस्टली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बीमस को एक कस्टमर मिल गया होता है, तो इसलिए वो टर्पन को लेके जाने वाला होता है वहाँ से। तो टर्पन उससे कुछ बातें करने लग जाता है और उससे बोलता है तुम परेशान मत हो, मैं कुछ दिन में वापस लौट आऊँगा मेरा काम होते ही। और वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाते जाते बीमस बोलता है कि बच्चे तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक मालिक लेके आने वाला हूँ जो जल्दी ही तुम्हें यहाँ से ख़रीद लेगा और तुम कहीं और चले जाओगे। फिर हमें राज्य का सीन दिखाया जाता है और राज्य बिल्कुल ऑर्चिड के सामने बना हुआ होता है। फिर हमें रानी को दिखाया जाता है, रानी
मोस्टली के पास आती है और मोस्टली से बोलती है कि बच्चे हमें पता नहीं था, हमें माफ़ कर दो, अगर हमें पता होता है तो हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करते। हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे और भाई भी बाहर होंगे शायद, जिनकी हमें मदद करनी चाहिए। तो सब वहाँ से उठ के जाने लग जाते हैं। तभी एक आदमी आता है, वो सबको बताता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। तो सब बाहर जाके वहाँ देखते हैं, तो ये वॉरफील्ड होता है। सब वॉरफील्ड को वॉर्न करने लग जाते हैं, और वॉरफील्ड उनके ऊपर ही अटैक कर देता है उल्टा डायरेक्ट, और वो गैलन को जख्मी कर देता है। जख्मी हालत में गैलन को सब अंदर ले जाते हैं, और गैलन वहाँ पे बोलता है कि मोस्टली तुम फायरफ्लाइज पे भरोसा रखो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो राजगद्दी होती है उसके ऊपर फायरफ्लाइज होती है। तभी मोस्टली को एक आइडिया आता है और सबसे बोलता है कि सब अपने घर के दरवाजे बंद कर लो और वॉरफील्ड को मेरे पीछे आने दो, मैं उसे ले जाऊँगा। उसकी बात मानते हैं और सभी घर के दरवाजे बंद करवाने लग जाते हैं। और तभी रानी बोलती कि तुम अपना ध्यान रखना, वहाँ पे जो गार्डियन है उससे बच के रहना, और तुम वहाँ जाके वो फ्रूट खा लेना, उसके बाद सबका श्राप टूट जाएगा और हम बहुत कुछ कर सकते हैं आगे। ये बात सुनने के बाद वहाँ से जंगल में भाग जाता है और वॉरफील्ड उसका पीछा कर रहा होता है। और अचानक रास्ते में रुक के मोस्टली वॉरफील्ड से लड़ाई करने लग जाता है, उसे काफ़ी जख्मी कर देता है और वहाँ से भागने लग जाता है। और वॉरफील्ड भी उसके पीछे से एरो चलाने लग जाता है, तो उसको लग जाते हैं, तो वो भी काफ़ी जख्मी हो जाता है। फिर से फायरफ्लाइज दिखाई देती है, तो उनके पीछे भागने लग जाता है, पर वो जख्मी होने के कारण वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर वहाँ पे वॉरफील्ड आता है, तो उसे मारने की कोशिश करने लगता है, पर जब जैसे मारता है तभी वहाँ पे फायरफ्लाइज आ जाती है, एक वॉरियर का रूप ले लेती है और वो वॉरफील्ड को रोक देती है, और वहीं से वो मोस्टली को उठाती है और गायब कर देती है। फायरफ्लाइज मोस्टली को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है, पर जिस टाइम वो टेलीपोर्ट हुआ होता है तो उसके बहुत सारे एरो लगे होते हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है। पर फायरफ्लाइज उसे हील कर देती है। जब वो फायरफ्लाइज को देखता है तो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है कि बचपन से आज तक उसकी फायरफ्लाइज बहुत हेल्प करते हुए आई है। जब भी उसको ज़रूरत पड़ी है फायरफ्लाइज ने उसे हमेशा हेल्प किया है। फिर फायरफ्लाइज उसे एक फ्रूट देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हमें मोस्टली के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बीमस आता है और रू को पकड़ के ले जाने लग जाता है। फिर हमें एक रोशनी दिखाई देती है, और रोशनी के साथ जब हम देखते हैं तो वहाँ से कोई आ रहा होता है। जब ध्यान से देखते हैं तो वो होता है मोस्टली, जो अब अपराइट्स बन गया होता है। उसको देखने के बाद सब शॉक हो जाते हैं। वो साइमन के पास पहुँचता है तो साइमन उस पर अटैक करने लग जाता है, पर वो साइमन का हाथ पकड़ के दूर फेंक देता है और अपनी वाइफ के पास जाके उसे काफ़ी प्यार भरी बातें करने लग जाता है। रू मोस्टली के आके गले लग जाता है, और तभी हमें छोटी सी बेबी को दिखाया जाता है। ये मोस्टली की दूसरी बेबी होती है जो अभी हुई होती है। मोस्टली उन सबको फ्रूट्स देता है, उन्हें खाने के लिए बोल देता है, सब वो खा लेते हैं और वो भी अपराइट्स बन जाते हैं, और वो सब काफ़ी हंसी खुशी वहाँ रहने लग जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।